ज़्यादा ही हो, ज़्यादा नहीं। क्या काम होगा? क्या अपन? बस। रोहित, आधे अधूरे काम करके आ जा। अब वो भी ये चालू करना। जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग सर, राधे राधे सर, राधे राधे, गुड इवनिंग। वंदना तिवारी जी, नमस्ते नमस्ते। डिम्पल मराठा जी, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। चलिएगा दोस्तों, आ जाइएगा। जैसा कि आपको पता है, टेस्ट नंबर 6 स्टार्ट करना है। भानु गौर जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भाई भानु जी। हम टेस्ट नंबर 5 के कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे, कुछ रह गए थे। थोड़ा सा लेट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम पे हम खत्म कर देंगे। एक आध दिन क्लास को ज़्यादा ले लेंगे। क्लियर है? चलिएगा। ये हमारा टेस्ट है, 11 टेस्ट है, 51 रुपये में 11 टेस्ट है। और जहाँ तक मेरा मानना है, आपको ये टेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि आपकी सेहत के लिए और आपके पेपर के लिए, दोनों के लिए ये अच्छे हैं। मात्र 51 रुपये का टॉनिक है ये आप लोगों के लिए। क्या है? टॉनिक है। चलिएगा। वर्तिका क्लासेस मोबाइल ऐप आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर पे आसानी से अवेलेबल है ये। आप वहाँ से इसको स्टोर कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में जाइएगा, आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। चलिएगा, बहुत सही है। अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। कुछ क्वेश्चंस हो गए थे इसमें से हमारे 57, 64, 65, पहुँच गए थे 72, 73। नहीं, यहाँ तक हो गया था। 74 से करना था। चलिएगा, 74 नंबर का क्वेश्चन है कि आपकी सहेली कमजोर दांत और अस्थियों के कारण अस्वस्थ रहती है। उसके सही होने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है? आपको यह बताना है कि निम्न में से जो कौन सा विकल्प है वह सर्वोत्तम रहेगा। आइए दोस्तों, क्लास के लिंक को शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाए। चलिए, बताइएगा कि भाई आपकी सहेली दांत और किससे, उसके दांत और अस्थियां, इन दोनों से क्या रहती है? अस्वस्थ रहती है। तो उसके लिए क्या क्या जरूरी होना चाहिए? चावल, नींबू, आंवला, गुड़, घी, दाल, रोटी, चावल, दूध, सब्जियां, पालक या फल, या फिर तेल, अंडा, चावल, रोटी। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा? क्लियर है? अब आप मुझे बताइएगा। अगर दांत और अस्थियों से रहती है, इसका मतलब उसको कैल्शियम की कमी है। किसकी कमी है? उसको कैल्शियम की कमी है, सीधी सीधी। क्लियर है? किसकी कमी है? कैल्शियम की कमी है। हाँ, रज्जो जी स्वागत है। 74 का ए, भानु जी ए, टेम्पल मराठा जी सी होगा। दूध, सब्जी और पालक और फल, चावल, नींबू, आंवला और गुड़। चलिएगा,
बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे महानुभावों। और जल्दी जल्दी लिंक को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपन से जुड़ पाएं। लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें आप लोग। हाँ भाई, और आंसर नहीं दे रहा है क्या? देखिएगा, आपको कैल्शियम चाहिए और कैल्शियम कहाँ से मिलेगा आप ये देखिएगा। चावल, देखो नींबू और आंवला ये दोनों विटामिन सी के बहुत अच्छे स्रोत हैं। किसके? विटामिन सी के। अगर विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत देखा जाता है तो वो क्या होता है? आंवला। गुड़, चावल, चावल जो होता है ये विटामिन बी का होता है। किसका होता है? विटामिन बी का। अच्छा, विटामिन बी का अच्छा स्रोत होता है। क्लियर है? किसका? विटामिन बी का। अब देखिएगा, घी जो होता है ये वसा का अच्छा स्रोत है। किसका? वसा का। दाल जो होती हैं ये प्रोटीन की अच्छी स्रोत होती हैं और रोटी से भी आपको वसा यानी कार्बोहाइड्रेट आपको देखने को मिलता है। चावल से आपको विटामिन बी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? विटामिन बी। अब देखिएगा, दूध से आपको मिलेगा वसा, प्रोटीन भी मिलता है। क्या मिलता है? दूध से आपको प्रोटीन भी मिलेगा। सब्जियों से आपको क्या मिलेगा? आपको आयरन मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, विटामिन्स मिलेगा, आपको विटामिन्स मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा सब्जियों में। क्लियर है? पालक में Fe ज्यादातर होता है, आयरन। फल में आपको विटामिन्स मिलेगा। क्लियर है? प्रोटीन मिलेगा, बहुत सारी चीज मिलेंगी। इसी तरीके तेल में वसा ज्यादा होता है और प्रोटीन ज्यादा होता है। अगर तेल डिपेंड करता है किस चीज का है तो डेट इज द आंसर। कौन सा होगा? सी होगा। कौन सा होगा? सी, क्योंकि यहां पे सारी चीजें अपने को देखने को मिल रही हैं। फास्फोरस यहां रहेगा तो कैल्शियम के साथ फास्फोरस की आपको जरूरत पड़ेगी अस्थियों और दांतों को सही करने के लिए। रज्जो जी, डिंपल जी, अविनाश जी, बिल्कुल सही है आप लोगों का। क्या होगा? फास्फोरस, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिएगा, 75 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा शीत प्राकृतिक आवास का पौधा है? यानी शीत प्राकृतिक आवास का जो पौधा है वह कौन सा है? हाइड्रिला है, बांस है, ओप्टिया है या सोल्डानेला है? कौन सा है? हाँ जी वंदना जी, पहले का सी होगा, बिल्कुल सही है। पहले का क्या होगा? सी होगा। चलिएगा देखिएगा, आगे देखते हैं। हाइड्रिला जो होता है जलीय पौधा है। हाइड्रिला कैसा है? जलीय जलीय पौधा है। कहाँ रहता है? जल में रहता है। क्लियर है? अब आती है बांस और चलिए, बांस जो होता है उष्ण कटिबंधीय होता है। कैसा होता है? उष्ण कटिबंधीय। लेकिन ये उष्ण कटिबंधीय नम क्षेत्र में पाया जाता है। कैसे क्षेत्र में पाया जाता है? नम क्षेत्र में पाया जाता है। ओप्टिंगलिया जो होता है, ये जो केक्टस होता है, केक्टस पौधा होता है, ये केक्टस की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? ये केक्टस की प्रजाति है। क्लियर है? जो ओप्टिंगलिया जो पौधा है ये किसकी प्रजाति है? ये केक्टस नाम का जो पौधा होता है उसकी प्रजाति है। और ये कहाँ रहते हैं? ये मरुस्थल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं दोस्तों? मरुस्थल में रहते हैं ये वाले पौधे। क्योंकि कैक्टस कहाँ लगाया जाता है? कैक्टस मरुस्थल में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? मरुस्थल में लगाया जाता है। रवि करार जी, JSK, जय श्री कृष्णा। रवि करार जी, जय श्री कृष्णा। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सोलनेडो होगा। अरे हाइड्रिला क्यों आंसर दे रहे हो? शीत प्राकृतिक आवास। शीत का मतलब पानी कब से होने लगा? शीत का मतलब पानी कब से होने लगा? ये हाइड्रिला जो है जलीय पौधा है। कैसा पौधा है? जलीय पौधा है। उसने शीत का बोला है तो ये कौन सा होगा? सोल्डानेला। क्या होगा? सोल्डानेला जो है वह इसका राइट आंसर होगा। कौन सा? सोल्डानेला। जो ऑप्टिला होता है कैक्टस की एक प्रजाति होती है, ये उष्ण कटिबंधीय नम क्षेत्र में पाया जाता है। चलिएगा, तो इसका जो आंसर होगा चौथा। 76 कौन सा है? 76 फलीदार मूल ग्रंथिका में आणविक नाइट्रोजन को अमोनिया के स्तर तक अपचयन करने के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? आपको इसमें बताना है। नाइट्रेट रिडक्टेस, नाइट्राइट रिडक्टेस या प्रिडोक्साइन फोस्फेट या नाइट्रोजिनेस। आपको बताना है कि फलीदार मूल ग्रंथियों में जो आणविक नाइट्रोजन को अमोनिया के स्तर तक, यानी अमोनिया का जो स्तर का अपचयन होता है उसके स्तर तक नाइट्रोजन का अगर क्या किया जाए, आणविक
नाइट्रोजन की अमोनिया का क्या किया जाए, अपचयन किया जाए नाइट्रोजन का, तो वो कौन सा एंजाइम उत्तरदायी रहेगा इसके लिए? क्लियर है? नाइट्रेट रहेगा, नाइट्राइट रहेगा, रेडक्टेज सबके पीछे आ रहा है, पिरिडॉक्स फॉस्फेट रहेगा या नाइट्रोजीनियस रहेगा। आपको इसका आंसर बताना है कि इसमें से कौन सा है जो इसके लिए उत्तरदायी रहेगा। क्लियर है? अब देखिएगा, नाइट्रेट बात किसी करें, नाइट्रेट अगर सिट्रेट की बात करें तो ये झिल्लीदार एंजाइम होता है। कैसा होता है? झिल्लीदार एंजाइम होता है। दूसरी चीज है कि ये साइटोप्लाज्म का मतलब होता है कोशिका द्रव्य। क्या होता है? कोशिका द्रव्य। ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? क्लियर है? ये होता है साइटोसोलिक। कौन सा होता है? साइटोसोलिक होता है। ये कौन सा होता है? साइटोसोलिक एंजाइम होता है। क्लियर है? कौन सा एंजाइम होता है? साइटोसोलिक एंजाइम होता है। दूसरा, इसकी जो एक खासियत है, ये नाइट्रोजन की कमी पूरी करता है। किसकी पूरी कमी करता है? नाइट्रोजन की पूर्ति करता है पेड़ पौधों में। नाइट्रोजन की क्या करता है? पूर्ति करता है। किसमें? पेड़ पौधों में। किसमें करता है? पेड़ पौधों में। कौन करता है? नाइट्रेट करता है। नाइट्रोजीनियस का मतलब होता है जिसके अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है, यानी वो नाइट्रोजीनियस होता है। बिल्कुल सही है। जिनका आंसर ए आ रहा है दैट इज द राइट आंसर। रज्जो जी बिल्कुल सही है। जिनका आंसर ए आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही है मेरे प्यारे साथियों। क्लियर है? जिनका आंसर ए आ रहा है उनका बिल्कुल सही है। दोस्तों जल्दी से एक बार लाइक करके शेयर जरूर कर दें इसको, बड़ा मजा आ रहा होगा। तो चलिएगा 77 क्वेश्चन। 77 पौधों में तने और जड़ों। क्लियर है? तने और जड़ों की जो लंबाई में वृद्धि की जाती है वो क्या है? पौधों और इनमें जो लंबाई में वृद्धि की जाती है कौन करता है? पार्श्व विभाज्यूतक, अंतर्वेशी विभाज्यूतक, शीर्षस्थ विभाज्यूतक या द्वितीयक वृद्धि। इनमें से कौन सा है जो पौधों में उनकी लंबाई में क्या करता है दोस्तों? वृद्धि करने का काम करता है। क्या काम करता है? वृद्धि करने का काम करता है। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है? पार्श्व विभाज्यूतक जो होता है ये जड़ और तने की मोटाई में वृद्धि करता है। क्लियर है? अंतर्वेशी जो होता है जिसको अपन बोलते हैं छाल और बोले तो कोर्क। क्लियर है? सबसे पहले कोशिका की खोज कहाँ हुई थी? कोर्क में, पेड़ की छाल में। यानी ये छाल में वृद्धि करने का काम करता है। छाल में क्या करता है? वृद्धि करने का काम करता है। इसलिए अंतर्वेशी विभाज्यूतक जो होता है इसको रक्षात्मक ऊतक भी बोलते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों की रक्षा करने का काम कौन करता है? पेड़ पौधों की रक्षा करने का काम उनकी छाल करती है। कौन करती है? छाल करती है। क्लियर है? शीर्षस्थ विभाज्यूतक क्या करता है? ये शीर्ष में पाया जाता है इसलिए इसका नाम शीर्षक विभाज्यूतक होता है। इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। जो शीर्ष में पाया जाता है। क्लियर है? किस में पाया जाता है? शीर्ष में। तने और जड़ों की लंबाई में वृद्धि मैंने पहले ही लिख दिया है, सी बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि जड़ और तने की मोटाई बोलो या फिर उसकी लंबाई बोलो, बात एक ही है। क्लियर है? जड़ और तने की जो लंबाई और मोटाई में वृद्धि करेगा वो कौन होगा? पार्श्व विभाज्यूतक होगा। कौन सा ऊतक होगा? पार्श्व विभाज्यूतक होगा। क्लियर है? पार्श्व विभाज्यूतक क्या करता है? पेड़ पौधों की जड़ें और तनों, क्लियर है, उनमें क्या करता है? वृद्धि करने का, यानी उनकी वृद्धि करने के लिए ये सहायक होता है। आगे जाके अपन पढ़ेंगे जाइलम फ्लोएम, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। पानी को ले जाना, खनिज पदार्थों को ले जाना। क्लियर है? परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, वो सारी चीजें अपन इसमें देखेंगे जब मैं डिटेल से इसको पढ़ाऊंगा। दैट इज द राइट आंसर। ये किधर आ गया? 78 नंबर का क्वेश्चन है, परजीवी के उदाहरण हैं, इनमें से कौन सा है जो एक परजीवी है? क्लियर है? फीता क्रम है, अमरबेल है,
या फीता क्रम अमरबेल दोनों हैं या फिर मनुष्य है? इनमें से आपको एक बताना है। भानुगौर जी सी ही है। शीर्षस्थ विभाज्यूतक तने और जड़ों की। अब चलिएगा, मान लिया आंसर ये है। गलती हो गई थोड़ी। ये सिर्फ मोटाई बढ़ाता है उनकी। क्या बढ़ाता है? मोटाई, लंबाई को नहीं बढ़ाता। थैंक यू सो मच जी। भानु जी। सर जी टेस्ट, सर जी में 10 में से 20 का आंसर गलत है। 10 और 20 का आंसर गलत है। देख के मैं चेक कर लूंगा एक बार। 63 बेवाजुस तक होगा। चलिएगा, ये दीजिएगा 78। परजीवी के उदाहरण क्या है? क्या फीताकर्मी है, अमरबेल है? फीताकर्मी है या अमरबेल है? चलिए अब उसको चेक कर लूंगा मैं बाद में, अभी जो होगा देख लेंगे। रज्जो अहिरवार जी, मैंने कल ही ली है टेस्ट सर जी। टेस्ट में 10 में और 20 का आंसर गलत है। चलिएगा, मैं देख के बता दूंगा किस किस का आंसर है। 100 में से 20 गलत। अरे नहीं नहीं, इतना नहीं हो सकता रज्जो जी, 100 में से 20 गलत नहीं हो सकते। चलिएगा, सीताक्रम ये क्या होता है? आपने गोभी खाई है? गोभी, क्लियर है? गोभी का कीड़ा होता है ये। क्या होता है? गोभी का कीड़ा। जब हम गोभी खाते हैं तो ये गोभी खाने पर हमारे पेट में जाता है। पेट के थ्रू हमारे ये कहाँ जाता है? ब्लड में जाता है। ब्लड से ये हमारे ब्रेन में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? ये ब्रेन में पहुंच जाता है और ब्रेन में पहुंच के हमको दिक्कत देता है। क्लियर है? अमरबेल जो होती है ये एक बेल होती है। क्या होती है? बेल, प्लांट की एक बेल। क्लियर है? जो किसी ना किसी चीज के ऊपर लदी रहती है। जो किसी ना किसी चीज के ऊपर क्या करती है? लदी हुई रहती है। उसको अपन बोलते हैं अमरबेल। क्या बोलते हैं दोस्तों? अमरबेल। तो ये जो है फीताकर्मी, ये एक परजीवी होता है। क्या होता है? एक परजीवी होता है फीताकर्मी। क्लियर है? सॉरी, फीताकर्मी परजीवी नहीं होगा। अमरबेल जो होती है ये परजीवी होती है। क्या होती है? अमरबेल जो होती है परजीवी होती है। ये तो एक कीड़ा होता है जो कि गोभी के माध्यम से कहाँ जाता है? हमारे ब्रेन के अंदर चला जाता है। इसलिए इसको पत्ता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पत्ता। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको पत्ता भी बोला जाता है कभी कभी। क्लियर है? सर जी हम सही लगाते हैं तो आप गलत कर देते हो। अरे नहीं, टेस्ट के हिसाब से। टेस्ट के हिसाब से टेस्ट नंबर जो 5वां होगा उसमें मैं मान सकता हूं कि थोड़ी बहुत गलतियां हुई होगी, क्योंकि मैं बाहर था, मैं अपलोड नहीं कर पाया, मैंने किसी से अपलोड करवाया था। लेकिन आगे मैं चेक करके आपको सही करवा दूंगा, टेंशन ना ले, आगे से प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है? तो ये बेल जो होती है अमर बेल, ये एक क्या है? परजीवी होती है। और फीताक्रम अमर बेल ये दोनों नहीं। फीताक्रम तो क्या है? एक कीड़ा होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। ये कैसे किया है यार? 79। आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्या कहते हैं? क्लियर है? आहार नाल के जो पेशी होती है उस पेशी में जो संकुचन होता है उसको क्या कहा जाता है? क्या पाचन कहा जाता है? क्रमानुकुचन कहा जाता है? परिसंचरण कहा जाता है? अवशोषण कहा जाता है? पाचन का मतलब तो क्या है कि पूरे उसका डाइजेस्ट होना। क्या होना? डाइजेस्ट होना, उसको अपन पाचन बोलते हैं। क्लियर है? क्रमानुकुचन क्या होता है? क्रमानुकुचन का मतलब होता है खाने को यहां से जब पेट तक ले जाया जाता है तो उसको धीरे 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 ले जाया जाता है। अब एकदम से अगर खाना चला गया, क्लियर है? दूसरा क्रमानुकुचन का मतलब क्या होता है? खाने को अपन कूच देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देते हैं? बांट देते हैं।
नहीं नहीं शर्मिला महल जी, आप गलत नहीं पढ़ोगे। मैं आज पूरे टेस्टों को चेक करके उनके आंसर्स बिल्कुल सही कर दूंगा। क्लियर है। अब ये क्या है कि टेस्ट हमने वो जल्दबाजी में स्टार्ट किया, इस वजह से डालने में गलती हो जाती है, क्योंकि उसको पीपीटी में कन्वर्ट करना, टेस्ट में डालना और ऊपर से लैपटॉप पे 8-10 घंटे काम करना, तो मानते हैं कि गलती हो जाती है, बट मैं सही करवा दूंगा, टेंशन ना लें इस चीज़ की, मैं गारंटी लेता हूं इसकी, मैं पूरा सही कर दूंगा आज बैठकर। चलिएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रमानुकुचन। परिसंचरण का मतलब होता है उसका परिवहन करना। क्या करना? परिवहन करना। और अवशोषण का मतलब होता है सोख लेना। क्या कर लेना? सोख लेना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बी, क्रमानुकुचन करना। चलिएगा, आइएगा 80 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या होगा? ट्रिप्सिन पाचन में सहायता करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या विटामिन? तो देखिएगा, ट्रिप्सिन किस में सहायता करता है? तो सबसे पहले ये प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। लेकिन प्रोटीन को सबसे पहले पेप्टोन में तोड़ा जाता है, पेप्टोन को पेप्टाइड में तोड़ा जाता है। किसमें? पेप्टाइड में तोड़ा जाता है। क्लियर है। प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ने का जो काम करता है वो कौन करता है? वो पेप्सिन करता है। कौन करता है? पेप्सिन। और पेप्टोन को पेप्टाइड में तोड़ने का काम कौन करता है? अब ये पेप्टोन में कन्वर्ट हो गया, इसका काम कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। क्लियर है। अब पेप्टोन से क्या बनाना है? एमिनो एसिड। क्या बनाना है? एमिनो एसिड बनाना है। क्लियर है। ये आपका इरेप्सिन करता है। कौन करता है? इरेप्सिन करता है, पहले भी बताया था। और एमिनो एसिड से आप क्या बनाओगे? दोबारा से प्रोटीन बनाओगे। दोबारा से क्या बनाओगे? प्रोटीन। कितने एमिनो एसिड? 10 प्लस 10 यानी टोटल 20। 10 आवश्यक, 10 अनावश्यक। और ये बनाने का काम करता है आपका आरएनए, यानी आर का मतलब होता है राइबोसोम, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम करता है। हाँ, ग्रास नली में क्रमानुकुचन होता है। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। चलिएगा 81, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? आपको बताना है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, या बायोलॉजिस्टिकल ऑक्सीजन डिमांड, या बायोलॉजी ऑक्सीजन डिमांड, या फिर ऑक्सीजन डिमांड? इनमें से कौन सा है जो कि जल प्रदूषण को मापने के लिए यूज किया जाता है? इनमें से कौन सा है दोस्तों जो कि जल प्रदूषण को मापने के लिए यूज किया जाता है? बताइएगा कि 81 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बीओडी। क्या होगा? बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलिएगा 82, जुगाली करने वाले पशु ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं। जुगाली का मतलब क्या होता है दोस्तों? पशु जब एक बार खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद वह पूरा खाना पेट से बाहर निकालकर उसको ऐसे, आपने देखा होगा, करते रहते हैं बैठकर आराम से, फुर्सत में, मजे से। क्यों? क्योंकि वो खाने को क्या कर रहे हैं? जुगाली कर रहे हैं, यानी अब वो खाने का डाइजेस्ट कर रहे हैं। जब वो खाना खाते हैं तब उनका खाना डाइजेस्ट नहीं होता। ये जुगाली का मतलब यही होता है कि उस खाने को अंदर, पेट के अंदर से दोबारा निकाल कर अब उस खाने का क्या कर रहे हैं? वो पाचन कर रहे हैं। तो जब वो पाचन करते हैं तो उसके फलस्वरूप उसके कौन सी गैस निकलती है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जल वाष्प निकलती है, मीथेन निकलती है, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए होगा कि जब वो करते हैं, जुगाली करते हैं, क्या करते हैं? जुगाली करते हैं, तो उनके CO2 गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? CO2 गैस निकलती है। क्लियर है। जलवाष्प, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जानते हो? N2O, बेहोशी की कौन सी गैस है ये? बेहोशी। नहीं नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली है। N2O हंसाने वाली, लाफिंग गैस बोलते हैं इसको। कौन सी गैस बोलते हैं? लाफिंग गैस बोलते हैं। 83, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है, कौन सा रोग पैदा करता है? मानसिक रोग पैदा करता है। उसका नाम क्या है? Hg यानी पारा, Pb यानी सीसा, कैडमियम, या फिर इनमें से कोई नहीं? मोटर कार यानी जितने भी मोटर वाहन होते हैं,
81 में बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल? बायोकेमिकल, बीओडी बोलते हैं, बायोकेमिकल, जड़ प्रदूषण को मापने वाली। बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिकल ही नहीं है, बायोलॉजिस्ट है। मोटर कार से जो प्रदूषण निकलता है वो किसके कारण निकलता है, जो कि मानसिक रोग पैदा कर सकता है? एचजी, पारा, सीसा, कैडमियम। पारे का उपयोग थर्मामीटर में करते हैं, आपको पता है कहाँ करते हैं? थर्मामीटर में करते हैं। और अभी मैंने आपको बताया था कि पहाड़ों पर, कहाँ पर? पहाड़ों पर थर्मामीटर की जगह किसका, एल्कोहल का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है? एल्कोहल का यूज किया जाता है पहाड़ों पर थर्मामीटर के अंदर। किसके अंदर? थर्मामीटर के अंदर। क्योंकि जो पारा होता है वो क्या होता है? जम जाता है। पारा जो होता है दोस्तों वो क्या हो जाता है? जम जाता है। क्लियर है? कैडमियम का उपयोग कहाँ किया जाता है? ये जंग रोधी चीजें जितनी भी बनाई जाती हैं जंग को रोकने के लिए, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। मानव शरीर में, किसमें? मानव शरीर में ये कहाँ पाया जाता है? तो ये यकृत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यकृत में पाया जाता है। सीसा जो होता है वो मानसिक रोग पैदा कर सकता है? नहीं जी, पारा नहीं आएगा, सीसा आएगा। सीसा जो है वो मानसिक रोग पैदा कर सकता है, जो कि मोटर कार से निकाला गया। ये तीसरी बार आया है ये क्वेश्चन। क्लियर है? घुमा फिरा के आया है। कैसे आया है? घुमा फिरा के। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर है 84। अम्लीय वर्षा की खोज किसने की थी? तो जो अम्लीय वर्षा है उसकी जो खोज की थी वह किसने की थी? रॉबर्ट एंग्स स्मिथ ने की थी, मार्टिन बेहेम ने की थी, जे थॉमसन ने की थी, या रदरफोर्ड ने की थी? आपको पता है कि जो पॉजिटिव आयन है, कौन सा आयन है? पॉजिटिव। जो पॉजिटिव आयन है वो किसने दिया? यानी प्रोटॉन। प्रोटॉन की जो खोज की थी वो किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। अल्फा पार्टिकल की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। बीटा पार्टिकल की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। जे थॉमसन ने किसकी खोज की? इलेक्ट्रॉन की खोज की। जे थॉमसन ने किसकी खोज की मेरे प्यारे साथियों? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। क्लियर है? किसकी की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। मार्टिन बेहेम जो हैं ये गणितज्ञ हैं। कौन हैं? गणितज्ञ हैं। क्लियर है? इनका यहां कोई संबंध नहीं है। ये एक गणितज्ञ हैं, दूसरा खगोल शास्त्री हैं। क्या है? खगोल शास्त्री। क्लियर है? अब बचा क्या है? बचा यही है। इसलिए अम्लीय वर्षा की खोज किसने की? रॉबर्ट एंग्स स्मिथ ने। किसने की? रॉबर्ट एंग्स स्मिथ ने। चलिएगा, 85 का आंसर दीजिएगा। डॉप्सन इकाई का उपयोग किया जाता है। डॉप्सन इकाई का उपयोग कहाँ किया जाता है? आप लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया दोस्तों, गलत बात है। जल्दी से शेयर कर दें। ना शेयर किया है ना लाइक किया है, जल्दी से लाइक शेयर जरूर करें। क्लियर है? डॉप्सन जो इकाई है किसकी? द्रव्यमान को मापने की, लंबी दूरियों को मापने की, ओजोन परत की मोटाई को मापने की, या फिर इनमें से कोई नहीं? डॉप्सन जो इकाई है वो किसकी है? 85 का आंसर आपको देना है कि जो डॉप्सन है वह इकाई किस चीज की है? रज्जो जी, शर्मिला महल जी, 85 का सी होगा। 82 का सी वाला क्यों नहीं हो सकता? अरे 82 का सी, मीथेन। जब वो जुगाली करते हैं तो उनके अंदर से ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं। मीथेन कब से ग्रीन हाउस गैस होने लगी? हालांकि मीथेन को ग्रीन हाउस गैस अपन बोलते हैं। कर दिया सर जी, लाइक एंड शेयर, थैंक यू सो मच। मीथेन जो है ग्रीन हाउस गैस में आप बोलते हो, बट ग्रीन हाउस गैस पूछा है। पढ़िए यहां पे, ग्रीन हाउस गैस। मीथेन थोड़े ना निकलती है जब वो जुगाली करते हैं। पुरुषों के निकालना है अपने को, सॉरी पशुओं में से निकालना है, पुरुषों में से नहीं, पशुओं में से निकालना है। जब वो जुगाली करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, मीथेन क्यों होगा? चलिएगा, 85 का क्या होगा? सी होगा। ओजोन परत की जो मोटाई होती है, इसको मापने की जो इकाई है वो कौन सी है? डॉप्सन होती है। बिल्कुल है, ओजोन परत वाला। चलिएगा, 86। ग्रीन मफलर संबंधित होता है वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, रेडियोधर्मी प्रदूषण से। लगा लीजिए, आईएमपी, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये। ग्रीन मफलर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए कि ग्रीन मफलर क्या है। ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए जुगाली में तो मीथेन ही निकलती है सर।
चेक कर लीजिएगा एक बार, और मैं भी एक बार चेक कर लूंगा एनसीईआरटी में। आरगल जी एनसीईआरटी में एक बार चेक कर लीजिएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले समझिएगा कि ग्रीन मफलर क्या है। ग्रीन मफलर जो होता है, ये पेड़ पौधे होते हैं जो क्या करते हैं, ध्वनि को ध्वनि को अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं? ध्वनि को अवशोषित कर लेते हैं। यानी जहां कहीं भी ध्वनि प्रदूषण ज्यादा होता है, वहां पे ये ग्रीन मफलर के क्या लगाए जाते हैं, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, ताकि वह ध्वनि प्रदूषण को क्या कर दे, सोख ले, अवशोषित कर ले, अपने अंदर समाहित कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, जिससे कि वहां पे ध्वनि प्रदूषण नहीं हो सकता। CO2 निकलती है, हाँ CO2 निकलती है। क्लियर है? चलिएगा 87 क्वेश्चन नंबर 87, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है? जो पर्यावरण है और जो पारिस्थितिकी है, उसका जो भौतिक घटक है वो क्या है? क्या जंतु है, वनस्पति है, प्रवाहित जल है, या फिर पारिस्थितिकी है? प्रवाहित जल अलग अलग है यहां से, ये प्रवाहित जल। क्लियर है? कौन सा है जो कि पर्यावरण के लिए भी और पारिस्थितिकी के लिए भी क्या है, एक भौतिक घटक है। यहां पढ़ना, कौन सा घटक? भौतिक। यानी जो भौतिक रूप से है उसको बनाया नहीं गया, पारिस्थितिकी। रज्जो जी बता रही हैं पारिस्थितिकी, भूपेंद्र चौहान जी बता रहे हैं कि सर डी होगा, पारिस्थितिकी होगा। क्लियर है? अरे नहीं, क्या आंसर होगा? प्रवाहित जल। अरे भाई आप मुझे बताइएगा, पर्यावरण के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? जल। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। आरगल जी बोल रही हैं क्लास 7 का विज्ञान पढ़ा है सर, उसमें मीथेन है, और सर आप टेलीग्राम पर फोटो भी भेज सकती हूँ। तो बिल्कुल भेजिए आरगल जी, अगर आपके पास प्रूफ है कोई चीज का। क्लास 7 का विज्ञान, लेकिन आपने एनसीईआरटी पढ़ा है क्या, ये बताना मुझे थोड़ा सा। क्लियर है? बिल्कुल भेजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा आंसर गलत हो जाए तो हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चेक करके एक बार देख लेंगे अपन। भेजिएगा, बिल्कुल फोटो भेजिएगा टेलीग्राम पे, मैं देखूंगा। तो इसमें जो आंसर होगा क्या होगा? प्रवाहित जल। भाई पारिस्थितिकी और पर्यावरण के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? जल इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी ये बाद की बात है, बिना जल के पारिस्थितिकी नहीं बन सकता। मोस्ट इंपोर्टेंट जो भौतिक है, ये भौतिक नहीं है, इसको बनाया गया है, पारिस्थितिकी तंत्र अपन ने बनाया है। 88, चलिएगा इकोलॉजी पारिस्थितिकी यानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ओडम ओडम ने ओडम ने किया, ये जुड़ गए हैं। टोंसले ने किया, टेलर ने किया, या फिर डार्विन ने किया? बताइए इसका आंसर। एट्टी एट का आंसर दीजिएगा। इकोलॉजी, इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थितिकी। क्या होता है? पारिस्थितिकी, यानी जहां पर्यावरण की बात करते हैं। 88 का बी, इकोलॉजी तंत्र, टोंसले इकोलॉजी तंत्र, बिल्कुल सही है। क्या होगा? टोंसले इकोलॉजी तंत्र। क्लियर है? इकोलॉजी के बारे में एक वैज्ञानिक ने और बताया था, जिनका नाम है ओरनेस्ट। क्या नाम है? ओरनेस्ट। तो इनका नाम भी ध्यान रखना, कभी कभी ये ना आके ये आ जाता है। क्लियर है? परिस्थितिकी में क्या आ जाता है? ये आ जाता है ओरनेस्ट। टोंसले नहीं आएगा तो आप क्या लगाओगे? ओरनेस्ट लगाओगे। तो इसका भी नाम याद रखना। हाँ जी हाँ जी भाई, 100%। चलिए मान लिया 100% लगाने की। 89, स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? क्लियर है? स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? समुद्र तट है, खाड़ी है, एस्चुरी है, या फिर तालाब है? क्लियर है?
स्वस्थ जल का उदाहरण पारिस्थितिकी के अंदर क्या है? समुद्र का जल है यानी समुद्र का तट है, या खाड़ी का जल है, या एस्चुरी है, या फिर तालाब है। इसमें आपको बताना है स्वच्छ जल किसके अंदर होता है। क्लियर है? समुद्र, खाड़ी, एस्चुरी या तालाब, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है? इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? इसका आंसर क्या होगा? स्वच्छ जल। 89 का क्वेश्चन बताना है। 89 है ये, 89 नंबर का क्वेश्चन, 89 नंबर का। 88 बी 100% बिल्कुल। भूपेंद्र चौहान जी सी, 89 का रज्जो जी डी, 89 का आरगल जी डी, बिल्कुल सही है। तालाब का जल जो होता है वो सबसे स्वच्छ होता है। अगर परिस्थितिकी के अंदर ही बात कर रहे हैं तो किसके अंदर बात कर रहे हैं? परिस्थितिकी के अंदर बात कर रहे हैं तो तालाब का जो जल है वो कैसा होगा? स्वस्थ होगा। चलिएगा 90 नंबर का क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? विश्व का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक है वो कौन सा है? क्लियर है? डीडीटी है, बीएचसी है, फ्लिट है, या फिर बेगोन है। विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है ये आपको बताना है। बताइएगा। 90 का ए होगा, सी ऑप्शन समझा देना सर। एस्चुरी का निर्माण होता है, आप देखोगे पानी के अंदर एक आपको ज्वार भाटा बनता है, एक एस्चुरी बनता है। ये आप उसमें पढ़ना, इसमें क्या होता है वो एक जीके का पोर्शन होता है ना, समझ में नहीं आया। एस्चुरी उसमें बताया जाएगा। क्लियर है? डीडीटी ये होता है आपका डी डी टी, इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो डाइलफिनाइल डाइक्लोरो डाइलफिनाइल ट्राई क्लोरो मीथेन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये जो है ये विश्व का पहला कीटनाशक है। क्या है? विश्व का पहला कीटनाशक। ये क्या लिखा हुआ है? BHC। क्लियर है? क्या लिखा हुआ है? BHC, बेंजा हेक्सोक्लोराइड। क्लियर है? क्या लिखा है? बेंजा हेक्सा क्लोराइड। क्या लिखा हुआ है? बेंजा हेक्सा क्लोराइड। 90, हाँ जी 90 का ए होगा। क्या होगा? बेंजीन हेक्सोक्लोराइड, बेंजीन या बेंजा बोलो, ये आपके फसलों में डाला जाता है। ये भी एक कीटनाशक है। किस में डाला जाता है? फसलों में। तो आंसर क्या होगा? डीडीटी। ये विश्व का पहला कीटनाशक है। कहाँ का? विश्व का पहला कीटनाशक है जो कि क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो मीथेन, एथेन होगा, एथेन एथेन। चलिएगा आइएगा 91, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? ध्यान से पढ़ना, किसका पूछा है? प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? केंचुआ, गिद्ध, शुतुरमुर्ग या फिर बाज? प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? अरे ए बहुत शानदार, ए क्लियर है? बहुत शानदार। प्रकृति का जो सफाई कर्मी होता है दोस्तों वह किसे कहा जाता है ये आप लोगों को बताना है। नाइन्टी वन का बी होगा, बी होगा, बिल्कुल सही है। जो गिद्ध होता है वो क्या है? प्रकृति का सफाई कर्मी होता है। क्लियर है? केंचुआ मृदा का दोस्त होता है। क्लियर? फसलों का दोस्त कौन होता है? केंचुआ। आइए 92 पे जल्दी से खत्म करते हैं आगे। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का हास्य, किसका ऊर्जा का हास्य किससे होता है? स्थिरीकरण से होता है, प्रदूषण से होता है, रूपांतरण से होता है, या नवीकरण से होता है? पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है उसमें जो ऊर्जा का हास होता है, यानी जो ऊर्जा लॉस होती है वो किसकी वजह से होती है? स्थिरीकरण की वजह से होती है, प्रदूषण से होती है, रूपांतरण से होती है,
या नवीनीकरण से होती है? किससे होती है? या फिर नवीनीकरण से होती है। ऊर्जा का जो ह्रास होता है वो किसकी वजह से होता है, आपको ये बताना है। स्त्रीकरण की वजह से होता है, नवीनीकरण की वजह। हाँ, किसान का मित्र। बिल्कुल सही है। किससे होती है? रूपांतरण से होती है। 93। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा होता है? पेट्रोलियम, कोयला, सौर विकिरण या नाभिकीय ऊर्जा, उत्पादक केंद्रों की विद्युत। क्लियर है? ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, ऊर्जा के जितने भी गैर परंपरागत स्रोत होते हैं, गैर परंपरागत क्या होते हैं? गैर परंपरागत स्रोत। इसमें आती है आपकी पवन चक्की। क्लियर है? नाभिकीय ऊर्जा। क्लियर है? कौन सी? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। क्लियर है? सौर ऊर्जा। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? गैर परंपरागत स्रोत। क्लियर है? विद्युत ऊर्जा, जो विद्युत ऊर्जा बनाते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा। तो ये सारे क्या हैं? ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। ऊर्जा के कैसे परंपरागत स्रोत हैं दोस्तों? ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। सिद्धार्थ सिंगल जी डी होगा, 90 सी होगा, आरगल जी सी होगा, भानु सी होगा, शर्मिला सी होगा, भानुगौर जी सी होगा, वंदना तिवारी जी बोल रही हैं कि सर डी होगा। देखो, पेट्रोलियम कोयला तो होगा नहीं, पेट्रोलियम कोयला नहीं होगा। बात आती है सौर विकिरण और नाभिकीय ऊर्जा। तो देखिएगा यहाँ पे सौर ऊर्जा, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। कौन सा है? जो सौर ऊर्जा है, ये ऊर्जा क्या है? गैर परंपरागत स्रोत है। क्लियर है? नाभिकीय ऊर्जा। क्लियर है? नाभिकीय ऊर्जा क्या होगा इसका? नाभिकीय ऊर्जा। ये तो सौर विकिरण है, जो सौर से विकिरण निकलती है वो है यहाँ पे। क्लियर है? इसके बारे में बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। चलिएगा 94 जल्दी से कंप्लीट करते हैं। एकाधिक खाद्य श्रृंखला में किसके स्तर पर मिलने से क्या बनता है? क्लियर है? खाद्य श्रृंखला में किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? क्या खाद्य चक्र बनता है, खाद्य जाल बनता है, खाद्य संगम बनता है, या खाद्य वृक्ष बनता है? क्लियर है? अगर खाद्य श्रृंखला क्या हो जाए कि एक किसी स्तर पे मिल जाती है तो वह क्या बनाती है? खाद्य जाल बनाती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा 5th क्लास में। क्लियर है? क्या बनाती है? एक खाद्य जाल बना लेती है। क्लियर है? जब वह एक कोई स्तर पर मिलने लगते हैं। आइएगा 95 का आंसर क्या होगा, आपको ये बताना है। खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी है? क्या प्राथमिक उपभोक्ता है, या उत्पाद है, या द्वितीयक उपभोक्ता है, या फिर सर्वोच्च उपभोक्ता है? आपसे पूछा है कमजोर कड़ी। कौन सी कड़ी? कमजोर कड़ी। खाने वाली कड़ी नहीं होगी। क्लियर है? कौन सी नहीं होगी? खाने वाली कड़ी। तो खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर जो कड़ी होती है वह कौन सी होती है? क्या प्राथमिक उपभोक्ता होता है, या उत्पादक होता है, या द्वितीयक उपभोक्ता होता है, या फिर सर्वोच्च उपभोक्ता होता है? गिरिराज पाटिल जी, जय श्री श्याम, हेलो, हाँ सर, हाँ जी गिरिराज पाटिल जी स्वागत है। 95 का 100%, 95 का बी 100% होगा। बिल्कुल बिल्कुल भानुगौर जी, बिल्कुल होगा। 95 का क्या होगा? उत्पाद जो होता है ये सबसे कमजोर कड़ी होती है किसी भी खाद्य श्रृंखला की। क्या होती है? किसी भी खाद्य श्रृंखला की। अरे सर्वोच्च उपभोक्ता, ये सबसे कमजोर कड़ी थोड़े ना होगी। आरगल जी, श्रद्धा सिंगार जी, सर्वोच्च उपभोक्ता जो होता है ये सबसे कमजोर कड़ी नहीं होती। क्या होता है? उत्पाद, जो उत्पाद किया जाता है। 95 का ए आ रहा है, प्राथमिक उपभोक्ता। बहुत शानदार, इसको चेक कर लिया जाए। 96 कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत क्या है? यहां से आपको यह बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहां से निकलती है। जीवाश्म ईंधन दहन से, प्राणियों के श्वसन से, ज्वालामुखी क्रिया से, या फिर दलदल भूमियों से। तो आपको पता है कि जीवाश्मों का जब ईंधन किया जाता है तो वहां से क्या निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। क्या निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। प्राणियों के श्वसन से आपको पता है क्या निकलती है? CO2 निकलती है। क्या निकलती है? CO2 निकलती है। ज्वालामुखी क्रिया से, ज्वालामुखी क्रिया से बहुत सी गैसें निकलती हैं, सिंगल गैस
नहीं निकलती, लेकिन ज़्यादातर जो निकलती है इसमें से भी कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा निकलती है और एक आपकी सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलती है। दलदली भूमियों से इसका कोई नहीं बोलता सकते, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। हाँ जी, बी होगा, बी। चलिएगा 97, ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक जीवन काल किसका होता है? क्लियर है? कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का होता है, मीथेन का होता है, या CFC? CFC किसका होता है बताइएगा, 97 का आंसर क्या होगा? हाँ जी, आंसर क्या आया? सी आ रहा है, डी आ रहा है, 90 सी आ रहा है, रज्जो जी ए आ रहा है, 97 का ए आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक जीवन काल जिसका होता है वह आपकी कौन सी गैस होगी? गिरिराज पाटिल, सी CO2 60। पीछे 60 क्या लिखा है? बिल्कुल सही है, क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा। चलिएगा 98, नाइट्रस ऑक्साइड गैस का सर्वाधिक उत्सर्जन किस उद्योग से होता है? नाइलॉन से, सीमेंट से, कपड़ा से, या कागज से? नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है ये सबसे ज्यादा उत्सर्जन इसका जो होता है वो कहां से होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। बिल्कुल सही है दाऊ क्रिएशन गुना जी, बिल्कुल सही है, CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका पहले हानिकारक गैस होती थी, प्रशीतक के रूप में अपने फ्रिज और AC वगैरह में डाली जाती थी, बट अब नहीं डाली जाती, अब फ्रीऑन डाली जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? नाइलॉन में। किसमें होता है? नाइलॉन में जो होता है वो सबसे ज्यादा नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है इसका होता है। 99 क्लियर है? जीवों में खाद्य श्रृंखला का समुचित क्रम कौन सा है? क्लियर है? घास, भेड़िया, हिरन, या फिर सर्प? जीवाणु, फिर घास, फिर खरगोश, फिर भेड़िया। घास, कीट, पक्षी और सर्प, या फिर घास, कीट, हिरण, या फिर सर्प? खाद्य श्रृंखला का सबसे सही क्रम, अब देखिएगा, घास को भेड़िया खाएगा, भेड़िया को हिरन खाता है क्या? नहीं खाता, हटाओ। जीवाणु, जीवाणु को घास खाएगा और घास को खरगोश खाएगा, खरगोश को भेड़िया खाएगा। थोड़ा मान सकते हैं, बट जीवाणु जो है घास के द्वारा जीवाणु को खाया जाता है क्या? अभी देखते हैं। घास, घास को जो है कीट खाता है, कीट को पक्षी खाता है, पक्षी को सर्प खा जाता है, यानी क्या होगा? सी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भूपेंद्र जी, सी हो जाएगा, सी। हाँ जी 99 का सी होगा। चलिएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर है 100। टेलीविजन यानी रिमोट कंट्रोल किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है? अवरक्त, एक्सरे, गामा किरणें, या फिर दृश्य प्रकाश? तो तरंगों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। लो 100 का आरती प्रजापति जी, 100 का सी, 99 का होगा सी, 100 का नहीं। 100 का तो आंसर दीजिएगा। तो तरंगों के बारे में बताता हूं। विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं वो 7 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। कितने प्रकार की होती हैं मित्रों? 7 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की होती हैं। तो पहली होती है गामा, दूसरी होती है एक्सरे, तीसरी होती है अल्ट्रावायलेट UV, फिर होती है विजुअल यानी दृश्य प्रकाश। क्लियर है? फिर होती है इंफ्रा, क्या होती है? इंफ्रा। फिर होती है आपकी माइक्रो, और फिर आती है आपकी रेडियो। क्या होती है? रेडियो। ये 7 प्रकार की आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं आपकी। कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की। क्लियर है? कितने प्रकार की दोस्तों?
7 प्रकाश की। गामा किरणों की जो खोज की थी वो किसने की थी? बेकुरल ने की थी। और इनकी जो लेमडा, लेमडा मतलब तरंग दैर्घ्य जो होती है 10 की पावर -14 से लेके 10 की पावर -10 तक होती है। एक्सरे की खोज जो की थी वो रोंटजन ने की थी। किसने की थी? रोंटजन ने की थी। इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 10 की पावर -10 से लेके 10 की पावर -8 तक होती है। यूवी रेज की जो खोज की थी वो रिटर ने की थी और इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है 10 की पावर -8 से लेके 10 की पावर -7 तक होती है। विजुअल की जो की थी वो न्यूटन ने की थी। किसने की थी? न्यूटन ने। 3.8 इंटू 10⁻⁷ से लेके 7.9 इंटू 10⁻⁷ तक क्या होती है? इनकी तरंग दैर्घ्य होती है। इंफ्रा की जो खोज की थी वो हर्सेल ने की थी। किसने की थी? हर्सेल ने। और इनकी जो तरंग दैर्घ्य होती है 10⁻⁷ से लेके 10⁻⁴ तक होती है। माइक्रो तरंगे जो होती है इनकी जो खोज की थी हार्ट ने की थी, हेनरी हार्ट ने। किसने की थी? हेनरी हार्ट ने की थी। और इनकी जो तरंग दैर्घ्य होती है 10⁻⁴ से लेके 10⁻1 तक होती है। 10⁻1 से लेके 10⁻4 तक इनकी तरंग दैर्घ्य होती है। रेडियो तरंगों की खोज मार्कोनी ने की थी। किसने की थी? मार्कोनी ने की थी। तो आपको ये पूरा स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। गामा किरणों का जो उपयोग किया जाता है वो कैंसर के इलाज में किया जाता है। किसमें किया जाता है? कैंसर के इलाज में किया जाता है गामा किरणों का। एक्सरे का आपके हड्डियों के चित्र लेने के लिए किया जाता है। किसका चित्र लेने के लिए? हड्डियों का चित्र लेने के। यूवी किरणों का आरओ के अंदर किया जाता है पानी साफ करने के लिए। किसके अंदर? आरओ के अंदर। विजुअल का मतलब होता है दृश्य। क्या होता है? दृश्य प्रकाश। यानी एकमात्र किरण है जिसको हम देख पाते हैं वो है विजुअल। और इंफ्रा ये हमारे वायुमंडल को क्या करती हैं? ये हमारे वायुमंडल को क्या करती हैं? गर्म करने का काम करती हैं। इसलिए इनका उपयोग कोहरे में देखने के लिए किया जाता है। कोहरे में देखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। माइक्रो किरणें जो होती हैं ये बहुत छोटी सूक्ष्म किरणें होती हैं। क्लियर है? कैसी होती है? बहुत छोटी होती हैं। इसलिए इनका उपयोग हम बहुत छोटी चीजों में यानी माइक्रो ओवन, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव में खाना पकाने के लिए करते हैं। रेडियो तरंगे बहुत दूर तक जाती हैं। क्लियर है? इंफ्रा को ही अपन बोलते हैं अवरक्त। क्या बोलते हैं? अवरक्त। और माइक्रो को अपन क्या बोलते हैं? सूक्ष्म। माइक्रो को अपन क्या बोलते हैं? सूक्ष्म। तो यहां जो आंसर होगा वो क्या होगा? अवरक्त किरणें। क्योंकि ये गर्म कर देती हैं, कोहरे में काम में आती हैं। और जो रिमोट सेंसिंग होता है, रिमोट कंट्रोलिंग होता है, उसमें भी किसका यूज किया जाता है? अवरक्त किरणों का यूज किया जाता है। सर अच्छे से नहीं दिख रहा है? अच्छे से दिख तो रहा है। तो ये सारा फंक्शन किरणों का है। एक बार किरणों की क्लास लूंगा ना मैं, तरंगों की सारी तरंगें ऐसे एक बोर्ड पे पूरी पढ़ा दूंगा और समझ में पूरी आ जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? अवरक्त। और ये सारी भी आप देख सकते हो इसमें से। इसको सूक्ष्म बोलते हैं, ये रेडियो है, दृश्य, यूवी, और इनको पराबैंगनी किरणें इसको बोलते हैं। आप समझते हो इसको? चलिएगा, ये टेस्ट सीरीज है। 51 रुपए में 11 टेस्ट हैं। आपको आना चाहिए ये टेस्ट। क्लियर है? मतलब आपको लेना चाहिए ये टेस्ट मेरे हिसाब से। यहाँ टेस्ट कहाँ मिलेगा? वर्तिका क्लासेस ऐप पर मिलेगा। क्लियर है? ये आज क्या हो गया, लेकिन अभी जाना नहीं है, अभी हमको पढ़ना है। अभी हमको पढ़ना है, ये तो हमारा पहले का था। क्लियर हुआ? चलिएगा, अभी हम चलिएगा टेस्ट नंबर 6 है दोस्तों। आपका कौन सा है? टेस्ट नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक है इसमें। कहां से कहां तक? रेडियो वेव। कब लोगे सर जी? हाँ जी, टेस्ट सीरीज खत्म हो जाने दो, बैक टू बैक क्लासेस आपकी रहेंगी। बैक टू बैक क्लासेस आपकी रहेंगी। थ्योरी ऐसा पढ़ाऊंगा, थ्योरी रटवा दूंगा। चलिएगा, 51 रुपए में टेस्ट सीरीज 11। पहला क्वेश्चन आज का हमारा। क्लियर है? पहला क्वेश्चन, रुधिर निर्माण कहलाता है। जो आपका रुधिर निर्माण होता है वो क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। क्लियर है? प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस होता है, एनोक्सीमिया होता है, हेमोपोइसिस होता है, या हेमोलाइसिस होता है। आपका रुधिर निर्माण जो होता है वो क्या होता है, आप बताइएगा जल्दी से। और जिन्होंने लाइक नहीं किया है दोस्तों, लाइक जरूर करिएगा। लाइक करिएगा। 15 बच्चे देख रहे हैं, बस लाइक हैं 12। जल्दी से सभी लोग एक बार लाइक करें वीडियो को। चलिएगा, इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। देखिएगा,
ये जो होता है ये आरबीसी का एक विकार होता है, आरबीसी का विकार, यानी आरबीसी में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो वो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं हिमोलाइसिस, हिमोलाइसिस। एनोक्सीमिया ये जो होती है ये सूंघने की बीमारी होती है, सूंघने की बीमारी। सूंघने की बीमारी का मतलब क्या है कि आपको कोई चीज सूंघते हो, आपको उसका क्या नहीं आता, सांस नहीं आती है। प्लाज्मोडिया जो होता है ये पौधों के अंदर जो पानी होता है, जब पानी की कमी हो जाती है तो पौधे क्या करने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं। पौधे क्या होने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं। ये किसके अंदर होता है, पौधों के अंदर होता है। किसके अंदर, पौधों के अंदर। पौधों के अंदर जब पानी की कमी हो जाती है तो पौधे क्या करते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, और इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। रुधिर निर्माण जो होता है, बचा क्या है, एक ही बचा है ये, तो ये क्या होगा, हिमोपोइसिस। रुधिर निर्माण की एक प्रक्रिया होती है। किसकी प्रक्रिया होती है, रुधिर निर्माण की एक प्रक्रिया होती है हिमोपोइसिस। क्लियर है। आइएगा दूसरा नंबर का, श्वेत रुधिराणु की संख्या में बढ़ोतरी। क्लियर है। श्वेत रुधिराणु की संख्याओं में, यानी WBC जो होता है आपका, क्या होता है, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। क्लियर है। अगर इनकी संख्या में क्या हो जाए दोस्तों, वृद्धि हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, लुकोमिया, लुकोपीनिया, एनीमिया या पोलिथीमिया। क्लियर है। तो देखिएगा आपको अच्छे से पता होगा, लुकोपीनिया का मतलब होता है WBC की कमी, यानी WBC क्या हो गया आपका, गिर गया है। आपको भयंकर ज्वर आता है, यानी बहुत भयंकर फीवर आता है अगर आपका WBC गिर जाता है। एनीमिया आप जानते ही हो, आयरन की कमी हो जाना या फिर ब्लड की कमी हो जाना। सॉरी, बिल्कुल सही है। क्या होगा, लुकोमिया होगा। क्या होगा, लुकोमिया। WBC की मात्रा में वृद्धि हो जाने का मतलब क्या होता है, लुकोमिया होना। क्लियर है। और ये लुकोपीनिया का मतलब क्या होता है, क्लियर है, WBC में कमी, यानी WBC की मात्रा में क्या हो जाना, कमी हो जाना, इसको बोलते हैं लुकोपीनिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों थर्ड। चलिएगा बताइएगा, रुधिर वाहिकाओं में रुधिर का जो थक्का होता है, इसको जमने से रोकने वाला जो प्रोटीन होता है, क्या होता है, इसको जमने से रोकने वाला जो प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन, हेपेरिन या एल्बुमिन प्रोटीन या प्लेटलेट्स। आपको बताना है कि इसमें से आंसर क्या होगा। हाँ जी, कैंसर हो जाता है, बिल्कुल है। लुकोमिया क्या होता है, WBC का कैंसर होता है, ब्लड कैंसर बोल सकते हो आप इसको। देखिएगा, ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है इसके अंदर एल्बुमिन, क्लियर है, ये सारे प्रोटीन आते हैं, एल्बुमिन ये इसी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर ही आता है। जैसे कि हीमोग्लोबिन, क्लियर है, क्या होता है, हीमोग्लोबिन। क्लियर है। इसका मतलब होता है कि ब्लड सेल्स का, किसका, ब्लड ब्लड सेल्स का गोल हो जाना। क्या हो जाना, गोल हो जाना। तो हीमोग्लोबिन भी गोल होता है, एल्बुमिन भी गोल होता है। क्लियर है। प्लेटलेट्स जो होती हैं इनको बिंबाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिंबाणु। और इनकी संख्या हमारे शरीर में 2.5 लाख से लेकर 3 लाख तक होना चाहिए। कहाँ तक, 2.5 लाख से लेकर 3 लाख तक। इनका जीवन काल होता है आपका 7 दिन। कितने दिन होता है, 7 दिन। 7 दिन के बाद ये दोबारा से क्या होती हैं, सर जी तबीयत खराब है क्या, थोड़ी बहुत। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, हेपेरिन। हेपेरिन एक ऐसा, ये एंटी क्लोटिंग एजेंट होता है। क्या होता है, एंटी क्लोटिंग एजेंट। क्लियर है। ये क्या बोलता है कि मैं ब्लड को जमने नहीं दूंगा, और प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन क्या बोलते हैं, हम ब्लड को जमा के रहेंगे। प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन जो होता है वो यकृत बनाता है, ये ब्लड के अंदर जाते हैं, कैल्शियम से मिलते हैं, इनको विटामिन के मिलता है, और ये ब्लड को जमाने का काम करते हैं। अब बताइएगा कि एंटी क्लोटिंग एजेंट आपकी ब्लड के में घूम रहा है, क्या रक्त का थक्का जमेगा, नहीं जम पाएगा।
तो फिर कट जाएंगे तो रक्त का थक्का कैसे जमेगा? अगर कट जाते हैं तो फिर जो रक्त का थक्का होता है, जो एंटी क्लोटिंग एजेंट होता है हेपरिन, इसको दिक्कत होती है ऑक्सीजन से। किससे दिक्कत होती है? ऑक्सीजन से। अगर हेपरिन को ऑक्सीजन मिल गया, हेपरिन को क्या हो गया? अगर ऑक्सीजन मिल गया तो हेपरिन ही मर जाएगा, और अगर हेपरिन मर गया तो हेपरिन मर जाएगा, तो फिर वहां पे ब्लड क्लोट हो जाएगा। इसलिए कभी देखना, डॉक्टर जब सुई लगाता है तो उसमें चेक करता है इसके अंदर बबल तो नहीं रह गए। जब सलाइन चढ़ती है तो सलाइन में से कुछ पानी बाहर निकाल देता है डॉक्टर कि इसके अंदर बबल तो नहीं रह गए। बबल का मतलब है ऑक्सीजन तो नहीं रह गई, क्योंकि ऑक्सीजन अगर रह गई तो वो जाएगी ब्लड के अंदर और हेपरिन को मार देगी और वहां जम जाएगा ब्लड, और फिर आपको आएगा हार्ट अटैक। आप बोलोगे आदमी कैसे मर गया, ओ माय गॉड इसको क्या हो गया? तो वहां पे क्या हो जाता है? हेपरिन जम जाता है, ऑक्सीजन की वजह से हेपरिन खत्म हो जाता है। तो ऑक्सीजन जो है एंटी क्लोटिंग एजेंट तो है, बट इसको दिक्कत जो होती है वो किससे होती है? ऑक्सीजन से। इसको ऑक्सीजन नहीं मिलना चाहिए। अब जैसे ही बाहर ब्लड निकलता है इसको ऑक्सीजन मिल जाती है, ये क्लोट हो जाता है। क्या हो जाता है? क्लोट हो जाता है। चलिएगा, बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, टी लिम्फोसाइड। लिम्फोसाइड उत्पन्न होते हैं, टी लिम्फोसाइड किससे उत्पन्न होते हैं? अस्थि मज्जा से होते हैं, थाइमस में होते हैं, इनमें से कोई नहीं, या फिर यकृत में होते हैं। टी लिम्फोसाइड जो होता है ये हमारी बीमारियों से रक्षा करने का काम करता है। किससे? बीमारियों से रक्षा करने का काम करता है। देखें, अस्थि मज्जा, बोन मेरो बोलते हैं, ये ब्लड बनाने का काम करता है। क्या काम करता है? ब्लड का निर्माण। क्या काम करता है दोस्तों? ब्लड का निर्माण करने का काम करता है। कौन करता है? आपका टी लिम्फोसाइड करता है। किसका काम करता है? ब्लड बनाने का काम करता है। थाइमस जो होती है, एक प्रकार की थाइमस क्या है? थाइमस जो है एक प्रकार की ग्रंथि होती है, ये फेफड़ों में होती है, फेफड़ों के पास पाई जाती है। क्लियर है? और इसका काम क्या होता है? टी लिम्फोसाइड का विकास करना। क्या करना? विकास करना। क्या करना? विकास करना। यकृत आप जानते हो ग्रंथि है। टी लिम्फोसाइड एक प्रकार का ऐसा एजेंट है जो हमारे अंदर आने वाली बीमारियों को क्या कर देता है? मारने का काम करता है। अब देखिएगा, एंटीबॉडी जो होती हैं ये बीमारी की पहचान करती है। जैसे ही कोई बीमारी अपनी बॉडी के अंदर आती है, एंटीबॉडी बोलते हैं ओ माय गॉड बीमारी आ गई, बीमारी आ गई। तो फिर एंटीबॉडी करती क्या है? एंटीबॉडी जाती है लिम्फोसाइड के पास में। किसके पास में? लिम्फोसाइड। ए चच्चा, लिम्फोसाइड चच्चा उठो उठो उठो। ये बोलता है क्या हुआ, क्या हुआ? अरे वो बीमारी आ गई है, कोरोना आ गया। अच्छा कोरोना आ गया, तो ये क्या करता है? लिम्फोसाइड जाता है और कोरोना को खूंच खूंच के मार देता है। क्या कर देता है? मार देता है। क्लियर हुआ? क्या कर देता है दोस्तों? कोरोना को मार देता है। और फिर ये कोरोना को, मतलब कोई भी बीमारी आती है उसको मारने का, इसका शेप जो होता है वो टी की तरह होता है। कैसा होता है? टी की तरह। इसलिए इसका नाम क्या है? टी लिम्फोसाइड। क्या होता है? टी लिम्फोसाइड। इसको बनाने का जो काम करता है वो कौन करता है? हाँ, बुढ़ापे तक खत्म हो जाता है टी लिम्फोसाइड। बुढ़ापे तक नहीं चलता भाई, बुढ़ापे पर नहीं चलता, इसलिए बुढ़ापे में ज्यादा बीमारियां अपन नहीं झेल पाते। 4 का डी, सी 4 का है, 4 का बी, 4 का ए होगा। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा जो होती है टी लिम्फोसाइड का निर्माण करती है। टी लिम्फोसाइड किसका पार्ट है? डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। अरे टी लिम्फोसाइड किसका पार्ट है? डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी बनाने का काम कौन करती है? अस्थि मज्जा यानी ब्लड सेल्स। कौन करती है? ब्लड सेल्स। बिल्कुल सही है। चलिएगा आगे आइएगा कि हृदय का पेस मेकर क्या होता है? ऐसे नोड होता है, आईए सेप्टम होता है, ए बी नोड होता है, या ए बी सेप्टम होता है। क्लियर है? तो जो ए बी सेप्टम और ऐसे नोड क्या होता है, जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है? देखिएगा, आईए सेप्टम और ए बी सेप्टम जो होते हैं ये होते हैं लब डब। क्लियर है? एक बार ब्लड पंप हुआ लब, एक बार ब्लड पंप हुआ नीचे डब। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं लब डब। क्लियर है? ए बी नोड कुछ नहीं होता, ए बी नोड कुछ नहीं होता। पांचवे का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऐसे नोड। ऐसे नोड क्या होता है? इसको बोलते हैं साइनो एट्रियम। क्या बोलते हैं? साइनो एट्रियम। साइनो एट्रियम नोड। क्लियर है? साइनो एट्रियम नोड। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? साइनो एट्रियम नोड। क्वेश्चन नंबर 6, बृहद पेशियों की विशेष रचना जो हृदय स्पंदन दर को क्या करती हैं?
नियंत्रित करती है। क्या करती हैं? हृदय स्पंदन दर को नियंत्रित करने का काम करती है। जल्दी से बताइएगा, और जिन्होंने लाइक नहीं किया अभी तक लाइक करें दोस्तों जल्दी से। क्या करें? लाइक करें। तो इसका आंसर आपको बताना है, क्या कोलेजन तंतु होता है, तंत्रिका तंतु होता है, कोंड्रीय रज्जु होता है, या पुरकिंजे तंतु होता है? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग दोगे। वंदना तिवारी जी सर 6 का बी, भूपेंद्र चौहान जी बी, शर्मिला महल जी बी। पांच का 11, 5 का 11 कैसे हो? देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि हृदय की जो पेशियां होती है, कौन होती है? हृदय की जो पेशियां, यानी हृदय का जो स्पंदन होता है वो तंत्रिका तंतु कैसे कर पाएगा? अगर मैं अपने तंत्रिका तंतु से बोलता हूं कि भाई अभी मत धड़क, 1 घंटे बाद धड़कना, जब वो मेरे सामने आएगी तब धड़कना। सर सी भी हो सकता है। सी जो होता है, बिल्कुल है, ये सी जो होता है ये नीले में पाया जाता है। और कौन से नीले में? दाएं नीले में। कॉन्ड्रियन रज्जु जो होता है ये दाएं नीले में पाया जाता है, ये नहीं होगा, ये होगा पुरकुंजे तंतु। आंसर जो होगा वो क्या होगा? पुरकिंजे तंतु होता है। क्या होगा? पुरकिंजे तंतु। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कोलेजन तंतु, कोलेजन तंतु तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोलेजन अणुओं के, जो कोलेजन अणु होते हैं उनके अर्धक्रिस्टलीय पार्ट, इसके जो कोलेजन अणु होते हैं, कोलेजन अणु, उनके जो अर्धक्रिस्टलीय पार्ट होते हैं, क्या होते हैं? अर्धक्रिस्टलीय पार्ट। उनके अर्धक्रिस्टलीय पार्ट का समुच्चय होता है। क्या होता है? समुच्चय होता है। क्लियर है? ये कोलेजन तंतु, कोलेजन अणुओं के अर्धक्रिस्टलीय पार्ट का समुच्चय होता है। इसको बोलते हैं पुरकिंजे तंतु, जो कि हृदय स्पंदन दर को क्या करते हैं? नियंत्रित करने का काम करते हैं। हाँ सी हो सकता है, सी नहीं हो सकता, ये नीले होता है, क्योंकि नीले में, सॉरी नीले नहीं होता, ये नीले में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? नीले में। कौन से नीले में? दाएं नीले में। चलिएगा 7वां देख लीजिएगा। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर, यानी यहां आपसे पूछ रहा है आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स का आकार बढ़ जाता है, आकार छोटा हो जाता है, की संख्या बढ़ जाती है, की संख्या घट जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशु जी राम राम, गुरु जी राम राम, भाई आरती प्रजापति जी 7 का बी होगा। चलिएगा बताइएगा, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर, और सारे क्वेश्चंस अपने को लगाना है। 7 का बी, आकार छोटा हो जाता है। यशु जी बता रहे हैं सी होगा, रज्जो जी बता रहे हैं सी होगा, यशु जी बता रहे हैं सी होगा। भाई आंसर अब कम कैसे हो गए? आंसर दीजिएगा। वंदना तिवारी जी बिल्कुल सही है आपका, कि 7 का सी होगा, बिल्कुल सही होगा। इनकी जो संख्या होती है उस संख्या में क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है, यानी इनकी संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्लियर है? संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8। मनुष्य के कार्डियक, कार्डियक का मतलब होता है दिल, चक्र का समय कितना होता है? 0.8, 0.5, 0.3, 0.1 सेकेंड। इनमें से आपको बताना है कि कार्डियक का जो समय होता है। पीयूष सी जी बिल्कुल सी है। क्लियर है? भाई आंसर दीजिए यार, आज आप लोगों में मुझे इंटरेस्ट नहीं दिख रहा ज्यादा। आप लोग ना लाइक कर रहे हैं ना शेयर कर रहे हैं वीडियो को। जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर करें और लाइक जरूर करें। हाँ जी, 8वें का आंसर क्या होगा? वंदना तिवारी जी बता रही सर ए होगा। मीना पटेल जी स्वागत है आपका, डेटा है आज, क्या बात है। 8वें का ए होगा। वंदना तिवारी जी 8वें का है, बिल्कुल सही है। कितना होता है? 0.8 सेकेंड होता है। तो देखिएगा 0.8 सेकेंड है, और 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। तो 8 दूनी
16, 8 साढ़ू 56 और 1 57, तो 50 सेकेंड तो लगभग 1 मिनट हो गया इसमें। क्लियर है, लगभग 1 मिनट हो गया। तो इसलिए इसका कितना होता है, हर 0.8 सेकेंड में ये एक बार धड़कता है। क्लियर है। 9 नंबर का, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को उनके सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है? कौन सा ऐसा प्रसिद्ध वैज्ञानिक है जिनको उनके सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है? न्यूटन बाबा है, आइंस्टीन महाराज हैं, या गैलीलियो है, या फिर जोहान्स केपलर हैं? कौन सा वैज्ञानिक है? हाँ, 8वें का ए होगा, मान लिया हमने। हाँ जी, देखिएगा, न्यूटन ने क्या दिया? न्यूटन ने ग्रेविटी दी, गुरुत्वाकर्षण, और दूसरा गति के सिद्धांत। क्लियर है, ग्रेविटी के नियम दिए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या दिया? जोहान्स केपलर ने क्या दिया? ग्रहों की गति, ग्रहों की गति। ग्रहों की गति के बारे में किसने बताया? जोहान्स केपलर ने बताया। इनके 3 नियम है ग्रहों की गति के, पढ़ लेना। गैलीलियो जो है ये एक खगोल शास्त्री हैं। हाँ, कौन है ये? खगोल शास्त्री, यानी ये गणितज्ञ भी हैं, ये गणितज्ञ। अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या दिया? सापेक्षता का सिद्धांत दिया। इसके अलावा E = mc², E = mc², एनर्जी और मास का इन्होंने क्या किया? रिलेशन बताया। बिल्कुल सही है। 8 का नहीं, 90 का क्या होगा? बी होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। चलिएगा, 10वां बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका सिद्धांत का घटक नहीं है? ध्यान से पढ़ना, कोशिका सिद्धांत का घटक नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा जो है वह कोशिका सिद्धांत का घटक नहीं है, आपको यह बताना है। क्या सभी जीवित चीजें कोशिकाओं से बनी होती हैं? कोशिकाएं जीवन की मूलभूत इकाई हैं। सभी कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है। कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से आती हैं। आपको बताना क्या है, वहां ध्यान देना। नहीं, यानी इनमें से कौन सी एक ऐसी विशेषता है जो कोशिकाओं से संबंधित नहीं है? तो बताइएगा कौन सी एक विशेषता है। चलिएगा, 10वें का आंसर देना मेरे प्यारे जंगजुओं। 10वें का आंसर दीजिएगा, जल्दी से दीजिएगा। और 10वें का आंसर क्या होगा? 10वें का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। 10वें का आंसर क्लियर है? वंदना तिवारी जी बता रही हैं कि सर बी होगा। भाई 10वें का आंसर 10 का डी, यस्सू जी लेकिन डाउट में है। मीना पटेल जी डी, भानु चौहान जी डी, श्रद्धा जी सी, अविनाश चतुर्वेदी जी डी। ये होते हैं क्वेश्चंस उलझाने वाले। आपको देखो, ईमानदारी से बताना, क्या 4 ऑप्शन सही नहीं लग रहे? क्या ईमानदारी से बताना, 4 ऑप्शन सही लग रहे हैं ना? कि सर 4 ऑप्शन सही लग रहे हैं, हम तो तुक्का मार रहे हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। क्लियर है? 4 ऑप्शन सही लग रहे हैं कि नहीं लग रहा है? जल्दी से बताएं, इस पर अच्छे से डिस्कस करेंगे, ज्यादा जल्दी अपने को भी नहीं। 4 ऑप्शन सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? किस किस को 4 ऑप्शन सही लग रहा है? पता है 4 ऑप्शन सही लग रहे हैं क्या? यस, शर्मिला महल जी। अब सुनिएगा ध्यान से। सभी जीवित कोशिकाएं, सभी जीवित चीजें कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप ईंट हो और ईंट से कमरे बनाते हो। क्लियर है? कमरे से क्या, सॉरी, ईंट से आप क्या बनाते हो? दीवार बनाते हो। दीवार से क्या बनाते हो? कमरा बनाते हो। और कमरे से क्या बनता है? घर। उसी तरीके से क्या है, कोशिका होती है, कोशिका से मिलके ऊतक बनता है, ऊतक से मिलके अंग बनता है, और अंग से मिलके आपका
शरीर बनता है। क्या बनता है? शरीर। तो कोशिकाएं जो है ये बिल्कुल सही है। कोशिकाएं जीवन की मूलभूत इकाई है। अरे है, कोशिकाएं जीवन की क्या है? मूलभूत इकाई है, बिल्कुल है। कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से आती हैं। अरे हाँ, कोशिका विभाजन नहीं पढ़ा कि भाई कुछ कोशिकाएं मर गई हैं, बगल वाली कोशिकाएं देख रही कब आओ, खत्म हो गए। कैसे हो गए पता नहीं, अचानक खत्म हो गए। चलो कोई बात नहीं, हम अपना बना के दे देते हैं। तो अपना कोशिका सेल डिवीजन करती है और अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन को अपन क्या बोलते हैं? कैंसर। तो यानी कोशिकाओं से कोशिकाएं बनती हैं, बिल्कुल सही है। सभी कोशिकाओं के पास में केंद्रक होता है। अरे सभी के पास में नहीं होता। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। प्रोकैरियोटिक के पास केंद्रक नहीं होता। प्रोकैरियोटिक जो होता है उसके पास केंद्रक नहीं होता। यशु जी मुझे डी रोंग लग रहा है। अरे डी रोंग नहीं है, कोशिकाओं से कोशिका बनती है, यही तो कोशिका विभाजन है। पूरा एक चैप्टर है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन के ऊपर। क्या होगा? सी होगा, बिल्कुल सही है। जिनका भी सी आ रहा था उनका बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? यानी ये नहीं होगा, केंद्रक नहीं होता। सबके पास केंद्रक नहीं होता। यूकैरियोटिक के पास केंद्रक होता है, प्रोकैरियोटिक के पास केंद्रक नहीं होता है। क्लियर है? ओहो गलत हो गया, कोई बात नहीं, चलिएगा। 11वां, हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? क्लियर है? 310 केल्विन होता है, 210 केल्विन होता है, 410 केल्विन होता है या 340 केल्विन होता है। अब यहां आपको सेल्सियस में पता होगा कि टेम्परेचर कितना होता है। आपसे पूछ रहा है केल्विन में, कोई दिक्कत नहीं है, आपको चेंज करना मैंने बताया हुआ है कि आप चेंज कैसे करते हो। क्लियर है? सेल्सियस कहां से स्टार्ट होता है? 0 से, C/5। क्लियर है? F-32 अपॉन 9, K-273/5 R/4। ये आपका कन्वर्ट करने का क्या है? एक तरीका है। क्लियर है? अब आपको पता है सेल्सियस में, क्या हमारा सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या फारेनहाइट में पता है 98.6 फारेनहाइट होता है। तो अपन तो सेल्सियस से कन्वर्ट करो कि 37 डिग्री सेल्सियस है बटे 5 है, K-273 अपॉन ये 5 है। क्लियर है? 5 से 5 गया, के उसको उठा के इधर ले आओ, 273 प्लस 37, 0 7 3 10 1 और ये हो जाएगा 310। तो केल्विन में कितना निकल के आएगा? 310 केल्विन। कितना निकल के आया? 310 केल्विन। इससे आपको जिसको चेक करना है आप उसको चेक कर सकते हो। बिल्कुल सही है जिनका ए आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? हवा में जो ध्वनि की गति होती है, ध्वनि की पूछ रहा है, ध्यान रखना। हवा में जो ध्वनि की गति होती है वो कितनी होती है? क्लियर है? 329 मीटर पर सेकेंड, 331 मीटर पर सेकेंड, 231 मीटर पर सेकेंड या 300 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि की जो चाल होती है, किसकी चाल दोस्तों? ध्वनि की जो चाल होती है वो होती है 330 मीटर पर सेकेंड से 332 मीटर पर सेकेंड तक। कितनी होती है? 330 मीटर पर सेकेंड से लेके 332 मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? 11 का सी नहीं, दादा 11 का सी। 410 केल्विन कहाँ बता रहे हो? वंदना तिवारी जी 11 का सॉरी आरती प्रजापति जी 11 का सी नहीं, 11 का बी होगा, ए होगा। 12 का बताइए, 12 का क्या होगा? बी। 331 मीटर पर सेकेंड। 330 से लेके 332, जो भी इनके बीच में आंसर आया आप लगा सकते हो। 329 नहीं होता, 331 आप लगा सकते हो। चलिएगा। 13वां, अफीम के कौन से हिस्से से मोर्फिन प्राप्त की जाती है? क्लियर है? जड़, फलावरण, पत्ते या फूल? अफीम के कौन से हिस्से से, क्लियर है, क्या प्राप्त की जाती है? हाँ वंदना तिवारी जी 332 होती है, मान रहा हूं, ऑप्शन में ही नहीं है। ऑप्शन में नहीं है, कहां से लगाओगे?
तो जरूरी नहीं है 330 से 332 के बीच में कहीं भी पूछ सकता है, आप ऐसा मत सोचिएगा कि 332 ही आएगा। क्लियर है? चलिए बताइएगा, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? कितने लोग देख रहे हैं? 13 लोग अभी भाग गए। फलावरण क्या होगा? फलावरण। जो अफीम होती है, ये अफीम जो होती है यानी अफीम के हिस्से से जो मोरफिन प्राप्त की जाती है, अफीम के पौधे से, क्या? मोरफिन। वो किससे प्राप्त की जाती है? फलावरण से। चलिएगा 14, ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? आईएमपी लगा लो। क्लियर है? ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, आपको यह बताना है। क्लियर है? 14 का टाइप लगा दो, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी देखो गलत होगा। 14 का आंसर देना, 14 का आंसर देना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? क्लियर है? ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मीना पटेल जी 14 का बी, शर्मिला महल जी 14 का ए, 14 का बी, 14 का बी, वंदना तिवारी जी, वंदना तिवारी जी, हीलियम होगा। चौदह का बी, अविनाश चतुर्वेदी जी, हीलियम। और लोग आंसर दें जल्दी से, कहां तक पहुंचे हैं? देखें, वायुमंडल की अगर बात की जाए, गैसों की अगर बात की जाए, किसकी? गैसों की। तो गैसों में सबसे ज्यादा कौन सी है? नाइट्रोजन है। लेकिन ये नाइट्रोजन कहाँ है? ये सिर्फ वातावरण में है, यानी वायुमंडल में है। कहाँ है? ये वायुमंडल में है। वायुमंडल के अलावा ये और ज्यादा नाइट्रोजन नहीं है। लेकिन अगर आपसे, हाइड्रोजन भी है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हीलियम है, ये आपकी गैसों के मामले में, किसके मामले में? गैसों के मामले में। अगर गैस के बारे में बात की जाए, वो बोल रहा है तत्व, ध्यान से पढ़ें, गैस नहीं बोला, मैंने पहले भी उसको हाईलाइट किया है, तत्व के बारे में बात कर रहा है। क्लियर है? हाइड्रोजन ऑप्शन में नहीं है, आपका ऑक्सीजन आंसर होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन। तत्व की बात की जा रही है, गैस की बात नहीं की जा रही। मैं कंफ्यूज हूं हाइड्रोजन। अरे हाइड्रोजन में कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? गैस की बात नहीं की जा रही दोस्तों, तत्व की बात की जा रही है। अरे गैस की बात कर ही नहीं रहे आप, गैस की बात क्यों कर रहे हो? हम बात कर रहे हैं तत्व की। किसकी बात कर रहे हैं? तत्व। तो तत्व में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। CO2 तो वैसे ही इन्वायरमेंट में 0.03% होता है, वैसे भी नहीं होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 15, रेडियो एक्टिवता का जो मापन है किसके द्वारा किया जाता है? रेडियो एक्टिवता जो होती है, कैलोरीमीटर, पोलरीमीटर, GM काउंटर, या फिर हेनरी मीटर। क्लियर है? GM काउंटर। तो रेडियो एक्टिवता की जो माप की जाती है, इसमें लिखा ही है कैलोरीमीटर, यानी ये किसका मापन करेगा? ऊष्मा का मापन करेगा। किसका? ऊष्मा, क्योंकि ऊष्मा को किस में मापा जाता है? कैलोरी में मापा जाता है। क्लियर है? हेनरी जो होता है, हेनरी, ये हर्ट्ज यानी फ्रिक्वेंसी, हेनरी हर्ट्ज। तो हेनरी किसका मात्रक है? फ्रिक्वेंसी का मात्रक है। किसका मात्रक है? आवृत्ति का मात्रक है, आवृत्ति। अब बताना है GM काउंटर। क्लियर है? और पोलरीमीटर, इन दोनों में से एक आंसर होगा। ऊष्मा, हाँ जी, ये ऊष्मा का करता है, कैलोरीमीटर। 14 का बी, हाँ जी, 14 का बी, 14 का नहीं, 15 का बी, पोलरीमीटर। क्या होगा? पोलरीमीटर जो होता है वो रेडियो एक्टिवता की क्या करता है? जांच करता है। क्लियर है? आगे बताइएगा। पंद्रह का डी, अरे हेनरी मीटर नहीं होता दादा। 14 का बी होगा, आरती प्रजापति जी बिल्कुल सही है। 14 का क्या होगा? बी होगा, पोलरीमीटर। रेडियो एक्टिवता की जो जांच की जाती है किससे की जाती है? पोलरीमीटर से की जाती है।
क्लियर है? तो दोस्तों आज हम 15 तक रखते हैं, 15 से आगे जितने भी 35 क्वेश्चन अपने बच गए हैं वो कल की क्लास में किए जाएंगे। इसके अलावा जो पीछे की 2 पीडीएफ है वो आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। कहाँ दे दूंगा? टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा। क्लियर है? ये टेस्ट सीरीज आपके लिए चल रही है मात्र 51 रुपये में। कितने टेस्ट चल रहे हैं? 11 टेस्ट चल रहे हैं। आपको लेना चाहिए और अपना एनालिसिस करना चाहिए। क्लियर है? वर्तिका क्लासेस मोबाइल ऐप ये आप डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो, मोबाइल नंबर डाल सकते हो, यहाँ ओटीपी फिल कर सकते हो। क्लियर है? मिलते हैं कल एक जोश और एनर्जी के साथ। इसी में 15 क्वेश्चन से आगे बढ़ाया जाएगा इसको। कल इसी को खत्म करवाऊंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि अब 2-2 पीडीएफ में आगे पीछे करने से दिक्कत हो रही है। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।